शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला एडिटोरियल काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में रेलवे एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ गए हैं भारत में। इन रेलवे एक्सीडेंट से हम क्या सीख ले सकते हैं और आने वाले समय में कौन कौन से सुधार करने की हमको ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल की करंट की ही ये न्यूज़ है। अभी देखे हैं इस बार जो हादसा हुआ है कितना ख़तरनाक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दो लोगों मतलब डेथ जो है अभी बहुत कम दिखाई गई है, लेकिन आने वाले समय में ये जो डेथ का आंकड़ा है ना ये बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत ही घातक इस बार एक्सीडेंट हुआ है। इस मामले में सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। रेलवे को अपग्रेड करने की ज़रूरत है अपने सिग्नल सिस्टम को। इसके साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। न्यूज़ की यदि हम बात करें, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, जिसमें लगभग 13 लोगों की जानें गई हैं एंड 38 लोग इंजर्ड हुए हैं। और इसी ने हाईलाइट कर दिया है कि इंडियन रेलवे सेफ्टी सिस्टम में अभी भी इन एडुकेसीज है, अपर्याप्तता है और इसको हमें पूरा करने की ज़रूरत है। स्टेशनरी ट्रेन की यदि हम बात करें, ठीक है, एक ट्रेन खड़ी है कहाँ पर, विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर जिसका नाम है, इसको हिट किया था विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ने। जगह का नाम है कंटकपल्ली स्टेशन। 36 किलोमीटर दूर है ये जगह विशाखापट्टनम से और ये पड़ता है विजयनगरम विशाखापट्टनम लाइन के किनारे में। क्या इस प्रकार की जो घटना हो रही है ये घटना पहली थी एक्सीडेंट के मामले में? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी एक्सीडेंट अभी तक हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, कुछ समय पहले 3 ट्रेन आपस में टकराई थी उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जून के महीने में, जहां पर कम से भी कम 275 लोगों की जानें गई थी। रीज़न की यदि हम बात करें, क्या रीज़न हो सकता है इस प्रकार के एक्सीडेंट का? यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर बताया जा रहा है ह्यूमन एरर। इंसानों के द्वारा ही कुछ ना कुछ गलती हुई है, चाहे वो ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो सिग्नल देने वाला हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी ह्यूमन एरर के चलते चलते हुई है। और उड़ीसा में जो एक्सीडेंट हुआ था वो सिग्नलिंग इंटरफेरेंस के चलते चलते हुआ था, इसीलिए 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। विजयनगरम में जो घटना घटित हुई है ये सिग्नल जंप करने के चलते चलते ऐसा हुआ है। अब हम बात करें, दोनों के दोनों जो एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पर कवच सिस्टम नहीं था। और पार्टिकुलरली आप देखेंगे आजकल ये जो पैसेंजर ट्रेन है इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है आज के समय में, इसलिए कवच सिस्टम जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ इनमें हम लगाएंगे। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें, सुपरफास्ट ट्रेनों की बात करें तो इनमें तो होना चाहिए, लेकिन जब उड़ीसा के बालासोर में कवच सिस्टम नहीं लगा था रेलवे में, जो कि एक्सीडेंट को रोकने में हमारी हेल्प करता है, तो हमें कुछ सीख लेना चाहिए था और जितने जल्दी से जल्दी हो सके सभी ट्रेनों में कवच को एकदम अनिवार्य कर देना चाहिए था। कवच सिस्टम की बात करें जो कि इंडिजीनियसली तरीके से डेवलप किया गया है, ठीक है, इसके माध्यम से हम ट्रेनों को आपस में कोलाइजन करने, टकराने से रोक सकते हैं। आगे बात करी जाती है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो यदि हम उड़ीसा के केस की बात करें, यहाँ पर कोई भी प्रोएक्टिव या फिर इंटेंसिव कैंपेन नहीं चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि लोगों को वो भरोसा दिला सके कि इस प्रकार का एक्सीडेंट अब दोबारा नहीं होने वाला है इंडिया में। फंक्शन ऑफ रेलवे की यदि हम बात करें तो डीपर एंड क्रॉनिक इश्यूज दैट प्लेग द फंक्शनिंग ऑफ रेलवे शुड बी एनालिसिस। रेलवे का जो काम काज है उसको एनालाइज करने की हमको ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे हमें सुधार करना है हमारे सिग्नल सिस्टम को। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें हमारा जो सिग्नलिंग सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अभी तक यदि लोगों को पुराने सिस्टम के हिसाब से काम करने के लिए आप बोल रहे हैं तो उनको नए नए स्किल प्रोवाइड करिए, नई नई चीज़ें उनको प्रोवाइड करिए,
कुल मिलाकर के इंडियन रेलवे के जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। चौथे नंबर पर जो काम हम कर सकते हैं वो सेफ्टी रिलेटेड वैकेंसीज़ को फिलिंग अप करके, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर रहता है जिसके ऊपर कोई भी ना तो कंपनी ध्यान देती ना तो रेलवे ध्यान देती, क्योंकि इसका प्रोडक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। मेन मतलब रहता है कि कैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। रेलवे भी यही कर रही है। रेलवे सोचती है कि कैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मचारियों को प्रोडक्शन वाली लाइन में रखें। सेफ्टी से रिलेटेड लाइन में बहुत कम वैकेंसीज निकाली जाती हैं। लगभग देखा जाए ना तो 1.12 लाख कैंडिडेट, ठीक है, 1.12 लाख कैंडिडेट अप्रैल 2022 एंड जून 2023 में एक्स प्लानिंग हुए, शामिल हुए फॉर द पोस्ट रिलेटेड टू ऑपरेशनल सेफ्टी अराउंड 53,180 पोस्ट। ठीक है, अभी तक देखा जाए काफ़ी कुछ पदों को भरा गया है, लेकिन अभी भी 53,180 पोस्ट खाली है 1 जुलाई 2023 के हिसाब से, यदि आप डेटा को देखेंगे तो। अब हम कुछ मेजरमेंट की बात करते हैं, कौन कौन से उपाय अपनाने की ज़रूरत है। जैसे कि इंटरलॉकिंग करने की ज़रूरत है। लगभग 11,100 लेवल क्रॉसिंग गेट्स, ठीक है, तो जो क्रॉसिंग गेट बनाए गए हैं उनको इंटरलॉक करने की हमें ज़रूरत है। सेकेंड नंबर में हमें करना है ह्यूमन एरर कम से कम हो। इसके लिए हमें ट्रैक को सबसे पहले देखना है कि हमारे ट्रैक्स, रेल की पटरी ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं। तीसरे नंबर में इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होना चाहिए विथ सेंट्रलाइज ऑपरेशन ऑफ पॉइंट। सेंट्रलाइज ऑपरेशन सिस्टम इसमें होना चाहिए। इसके साथ साथ में 6,427 स्टेशंस की यदि हम बात करें तो यहाँ के जो सिग्नल है 6,427 स्टेशंस के जो सिग्नल सिस्टम है हमारा, इसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि जो ह्यूमन फेलियर है इसको हम रोक सकें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की। ठीक है, इस प्रकार के कोष भी बनाए जाने चाहिए जिसके माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है, डेथ हो रही है, तो उसको हम कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण कवच सिस्टम है। कवच सिस्टम रेलवे सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है। क्लाइमेट फाइनेंस को हम सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, आज के समय में विकसित देशों के पास में इतना पैसा है कि वो सोलर एनर्जी के ऊपर, ठीक है, हाइड्रो पावर के ऊपर, पवन ऊर्जा के ऊपर अपना पैसा काफ़ी कुछ खर्चा कर सकते हैं। उनके पास में वो टेक्नोलॉजी मौजूद है या फिर इसके लिए उनके पास में पैसा है। लेकिन जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, वो एकदम से अपने आप को मूव नहीं कर सकते हैं पेट्रोल डीजल से, कोयले से डायरेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। उनके पास में उतना पैसा नहीं है, उतना संसाधन नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए ये अमीर देशों का कर्तव्य बन जाता है कि वो गरीब और विकासशील देशों की मदद करें पैसे दे करके। इस मामले में बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन आयोजित किए गए हैं। वहाँ पर भी इस बात का हमेशा से जिक्र किया जाता है कि कैसे करके जो वादा किया गया है उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है विकसित देशों के द्वारा आज के समय में। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कहें कि यूनाइटेड नेशंस में पर्यावरण से रिलेटेड जो बैठकें हुई हैं उसमें बोला गया है कि हमें $100 बिलियन सालाना गरीब देशों को देना है, लेकिन अभी तक इसका 10% हिस्सा भी लोगों को नहीं दिया गया है। तो कैसे करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि गरीब देश भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने आप को मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बसें, कार चला सकते हैं, ठीक है, वाटर से बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें जो निबंध के रूप में लिखने के लिए आएगा वो ये लाइन रहेंगे कि देखिए,
आज का जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड हम किनको बोल रहे हैं? अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ विकसित देशों की हम बात कर रहे हैं। इनको ज़रूरत है कि आप 2009-10 के टाइम में जो कदम उठाए गए थे, थोड़ा सा आप पीछे हट करके उनकी तरफ चर्चा करिए, उनकी तरफ पीछे देखिए। और जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसको थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए। एंड आपको डिस्प्ले करना है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड अर्जेंसी एक बार फिर से, ताकि हम हमारे एटमॉस्फेयर को सेफ गार्डिंग कर सकें। विकसित दुनिया को वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बचाने के लिए 2009-10 में उठाए गए कदमों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने की, उनको फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि हम वातावरण की सुरक्षा चाहते हैं तो एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए, और कोई भी चीज़ आपको तत्काल कदम उठाना है, देर दार इसमें करने की हमको ज़रूरत नहीं है। क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक यदि देखें, क्लाइमेट फाइनेंस कुछ भी नहीं है, कुल मिलाकर के मनी है, और ये मनी अमीर देशों के द्वारा गरीब देशों को, विकासशील देशों को दिया जाना है क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए। आज के समय में देखेंगे क्लाइमेट चेंज का जो असर है, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, इनका असर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ता है? गरीब देशों पर पड़ता है। भूकंप यदि अमेरिका जैसे देश में आ रहा है और वहीं गरीब देश में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो जाने जाएंगी वो, ठीक है, डेथ जो होने वाली है वो गरीब देशों में ही होगी, अमेरिका जैसे देश में डेथ नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि इनको थोड़ा सा फाइनेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, इसी को ही हम क्लाइमेट फाइनेंस बोलते हैं। एक ऐसा मनी जिसका हम यूज़ करेंगे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। इसके माध्यम से हम कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट हैं उनको सपोर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं जिसके माध्यम से एमिशन को हम रिड्यूस करते हैं। अब ये प्रयास रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हो सकते हैं, एंड कुछ कुछ प्रयास हम करते हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। इसके साथ साथ में हम आज के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, सड़क पुल बना रहे हैं, ठीक है, रेलवे नेटवर्क फैला रहे हैं, इन सब को हमें सस्टेनेबल तरीके से बनाने की ज़रूरत है। नए नए जो शहर बसा रहे हैं वो भी सस्टेनेबल तरीके से होने चाहिए। इसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस कैसे करके हम लोगों की मदद कर सकता है। क्लाइमेट फाइनेंस से कोई भी देश कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाएगा अपने देश में जिसके माध्यम से कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ में ग्रीन हाउस गैस का जो सिंक है उसको बढ़ाया जाएगा। एडाप्टेशन एफोर्ट की बात करें, कुछ ऐसे एफोर्ट हैं जो कि इंक्रीज करते हैं रेजिलेंस ऑफ ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बोला जाता है कि क्लाइमेट फाइनेंस आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट फाइनेंस का काफ़ी क्रूशियल रोल है। इसके माध्यम से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, फ्यूचर क्लाइमेट चेंज निगोसिएशंस के लिए एक प्रकार से भरोसा अर्जित करते हैं। तो इसका काफ़ी क्रूशियल रोल बना रहता है यदि हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में फ्यूचर क्लाइमेट चेंज निगोसिएशन कभी होगी, तो जब भी इस मुद्दे पर बातचीत होगी क्लाइमेट फाइनेंस का एक क्रूशियल रोल हो जाता है। वहीं यदि हम क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड इशू की बात करें, ठीक है, आर लाइकली टू बी प्रोमिनेंट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये मुद्दा COP28 हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की। इसकी मीटिंग नवंबर और दिसंबर के बीच में रखी गई है दुबई में, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज 2023 के ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। वहीं यदि हम एक सिंथेसिस रिपोर्ट की बात करें जो कि हाल फिलहाल में आई है, ये हमें एक मेन साइंटिफिक इनपुट दे रही है, ठीक है, किसको? ग्लोबल स्टॉकटेक 8 COP। तो एक रिपोर्ट पहले ही जारी की गई है, पार्टिकुलरली ग्लोबल स्टॉकटेक की हम बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट की बात करें जो कि बताती है कि करंट टेम्परेचर इंक्रीज्ड
इंक्रीज, यदि हम करंट टेम्परेचर इंक्रीज की बात करें 1.1 डिग्री सेल्सियस, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फ्रिक्वेंट हैजार्डियस वेदर विल फीड इनटू द ग्लोबल स्टैटिक। अभी हाल फिलहाल में पृथ्वी का जो टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, इसी के चलते चलते बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हमको देखने को मिल रहे हैं। विकसित देश, गरीब देश और विकासशील देशों की बात करेंगे, साथ में फाइनेंस का मुद्दा यहाँ पर हल किया जाएगा। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, आर लाइकली टू डिमांड ए रैम्पिंग अप ऑफ मिटिगेशन एक्शन बाय द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो गरीब देश हैं और जो विकसित देश हैं, अब वो देख रहे हैं कि इनको विकासशील देशों की तरफ में कि ये कुछ प्रयास करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन इसके विपरीत में जो गरीब देश है, विकासशील देश हैं, वो बोलेंगे कि आप हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए कुछ पैसा दीजिए, सहायता दीजिए। उनको बोलेंगे कि आप मोबिलाइज करिए $100 बिलियन के क्लाइमेट फाइनेंस को। लेकिन ये जो सम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, ये जो $100 बिलियन देने की बात करी जा रही है ना, वो भी पूरा नहीं कर पाएगा दुनिया की डिमांड को, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। यदि वह स्विच करना चाहें अपने आप को लो कार्बन डेवलपमेंट रास्ते की तरफ में, क्लाइमेट रेजिलेंट डेवलपमेंट की तरफ में यदि उनको जाना है, तो $100 बिलियन भी कम पड़ जाएगा। इसके बाद हम एस्टिमेशन लगाते हैं एडुकेट क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है, ये अनिवार्य तौर पर है कि वो प्रोवाइड करें फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलपिंग कंट्रीज़ पार्टी को। सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि अपडेट करना है, अपडेट रिपोर्ट्स BUR रिपोर्ट्स को थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। यदि हम अंडर आर्टिकल 9 की बात करें पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो ये अनिवार्य कर दिया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, कि आपको जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, बाइनियल अपडेट रिपोर्ट बताना है कि अभी क्या कंडीशन आपकी चल रही है। इसके साथ साथ में इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज विच दे हैव प्रोवाइडेड। इसके बाद सेकंड चीज़ आप बताइए, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टेड लेवल ऑफ पब्लिक फाइनेंस रिसोर्सेज, सरकार के पास कितना पैसा है और कितना पैसा वो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए खर्चा कर रही है। अब हिस्ट्री की यदि हम बात करें, कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि 2009 में आयोजित की गई थी, इसके अलावा फाइनेंस वाला मुद्दा, दोनों की यहाँ पर चर्चा करी जा रही है। यहाँ पर बोला गया था जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें कमिटमेंट करना चाहिए कि वो $100 बिलियन पैसा पर ईयर देंगे 2020 तक। लेकिन आगे आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए रिक्वायर्ड रही थी, यदि हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट के डिसीजन के हिसाब से, तो इनको अब $100 बिलियन मोबिलाइज करना है। टाइम पीरियड दे दिया गया है 2025 तक का। लेकिन अभी देखा जाए ना, टाइम पीरियड तो आने वाला है, टाइम पीरियड तो ख़त्म होने वाला है, इसके बावजूद भी ये लोग अपने कमिटमेंट में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वहीं यदि हम 26वें नंबर की यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिसका आयोजन किया गया था ग्लासगो 2021 में, यहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ ने कुछ निष्कर्ष निकाला था एंड बोला था कि ये केवल अभी तक टोटल $79.6 बिलियन को ही मोबिलाइज कर पाए हैं। इसके बाद इसके बेस की बात करें, उस समय में बेस के तौर पर बोला गया था कि आप अपने अपने हिसाब से सेल्फ डिटरमाइंड एफर्ट लगाइए। जितने भी सदस्य इसमें शामिल हुए हैं उनको बोला है कि आप अपनी अपनी तरफ से निर्धारित करो कि आप कब कब तक कौन कौन सा कदम उठाने वाले हैं। इनको ही हम नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन शॉर्टकट में NDs बोलते हैं।
विच contain द mitigation effort टू बी मेड by द पार्टी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। इसके माध्यम से मिटिगेशन के एफर्ट्स उठाए जाएंगे आने वाले 5 साल के लिए। यदि हम एंटायर एनडीसी की बात करें तो पूरे एनडीसी को भी आप देख लेंगे और लोग अच्छा खासा प्रयास करेंगे तो भी हम जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कि प्री इंडस्ट्रियल एरा को टाइम पीरियड रखा गया है कि उस समय पृथ्वी का एवरेज तापमान इतना था, तो उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमको बढ़ने नहीं देना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने नहीं देना है, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिटर्मिनेशन किया है एनडीसी के लिए, अपने गोल निर्धारित करे हैं और उससे ये पता चला है कि लगभग लगभग इनको $6 ट्रिलियन की ज़रूरत पड़ जाएगी 2030 तक, जब जाकर के ये कुछ कुछ काम कर सकते हैं। इंडिया की बात करें, बीयूआर की तरफ से बोला गया है इसका जो फाइनेंशियल ज़रूरत है, यदि हम इसके एनडीसी की बात करें और इसी के माध्यम से हम एडॉप्शन करेंगे, मिटिगेशन करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए, 2015 से 30 तक का जो टाइम पीरियड है इसमें इसको $206 बिलियन एंड $834 बिलियन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है। तो एडॉप्शन के लिए 206 और यदि मिटिगेशन की बात करें तो 206 बिलियन से लेकर के $834 बिलियन तक की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है।